सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय मौजूद हैं मालेगांव से। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जरा मृत्युंजय से जानते हैं, मृत्युंजय क्या अपडेट मिल रहा है, कब तक फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है? रोमाना, आपको बता दें कि सभी सातों आरोपी वो कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं, एनआईए कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा दूं इस वक्त कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। ये जो आप बिल्डिंग देख रही हैं सेशन कोर्ट बिल्डिंग है, इसी में एक कोर्ट है एनआईए कोर्ट, जहां पर ये पूरा सुनवाई चल रहा था और आज वहीं फैसला आएगा। और इस बिल्डिंग के ठीक नीचे देखिए सुरक्षा का किस प्रकार से घेरा लगाया गया है। मीडिया कर्मियों के लिए एक जगह सुनिश्चित की गई है, बैरिकेड लगाया गया है और अन्य आम लोगों के आने जाने पर भी इस रास्ते से रोक है। इस बिल्डिंग परिसर के 9 गेट हैं, इस सभी 9 गेट पर इसी प्रकार से सुरक्षा है। सामने जो आपको गेट नजर आएगा जहां से प्रवेश दिया जाता है, जरा वहां देखिए किस प्रकार से चेकिंग हो रही है। जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, यहां तक कि जो पत्रकार भी अंदर कवर करने जा रहे हैं, जिनका पहले से ही पास बना हुआ है, नाम है कोर्ट कवरेज के लिए, उन्हीं पत्रकारों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी पूरी बाकायदा चेकिंग के बाद। और आपको बता दें कि फिलहाल जो 7 सभी आरोपी हैं, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और अजय राहिरकर, ये तमाम 7 आरोपी इस वक्त कोर्ट में पहुंच गए हैं। उनके वकील भी कोर्ट में पहुंच गए हैं और 10:30 बजे का समय दिया गया था, यानी कि किसी भी पल एक बड़ा फैसला आ सकता है। वो फैसला जिसमें पीड़ित जो है वो जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस घटना को किसने अंजाम दिया, इस बम ब्लास्ट को किसने अंजाम दिया जिसमें 6 लोगों की मौत हुई, 100 लोग घायल हुए। 17 साल बाद ये फैसला एनआईए कोर्ट सुनाएगा, तो इसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। सुरक्षा घेरा काफी कड़ा है और थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ और नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही फैसला आएगा सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों तक हम ही पहुंचाएंगे। मृत्युंजय, मैं जल्दी से गणेश ठाकुर के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी और गणेश से जरा जानते हैं। गणेश, 17 साल वक्त बहुत लंबा होता है और ऐसे में 17 साल में ये मालेगांव बम धमाके किस तरीके से जांच बढ़ी, कौन सी अलग अलग एजेंसीज जिन्होंने जांच की और कैसे अदालत के अंदर ये मामला आगे बढ़ा कि अब आज फैसले की घड़ी? गणेश रोमाना, 2008 से मैं ये ट्रायल कवर कर रहा हूँ या मामला कवर कर रहा हूँ और एबीपी न्यूज़ उस समय एक लीडिंग चैनल था जिसने इस पूरे मामले के कई सारे कन्फेशंस सबके सामने लाए थे। इस कन्फेशंस में कई बड़े नाम थे और उन नामों को लेकर ही जांच का दायरा बहुत बड़ा हो गया था। और भगवा आतंकवाद ये नाम या ये एक मोडस ऑपरेंडी भारत ने पहली बार इस केस के ज़रिए से देखी थी। इस मामले में जैसे मैं बता रहा हूँ कन्फेशन के आधार पे और कन्फेशन में ही जो नाम आए थे उसके आधार पे पूरा मामला चलाया गया था। और इसी को एटीएस ने भी मकोका लगाने के बाद जब ट्रायल चला तो जो तमाम आरोपियों के या विटनेसेस कन्फेशन थे उन्हीं के आधार पे आरोपी को गिरफ्तार किया गया और मामला चलाया गया था। और एनआईए कोर्ट ने 2011 के बाद जो ट्रायल चला है और एनआईए ने खुद ये माना है कि जिस कन्फेशन के आधार पर मामला चलाया गया था वो कहीं ना कहीं इनका रोल एस्टैब्लिश करने में नाकाम साबित होते हैं। इसी वजह से एटीएस द्वारा एमसीओसीए लगाने के बाद कोर्ट के सामने एनआईए ने एमसीओसीए हटाने की मांग की या अपनी रिपोर्ट के ज़रिए अदालत में सारे सबूत रखे। अदालत के सामने एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ भी चार्जेस ड्रॉप करने के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट ने उसे माना नहीं। कोर्ट का कहना था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ यूएपीए आर्म्स एक्ट के अंदर में केस चल सकता है क्योंकि उस तरह के सबूत एटीएस की जांच में सामने आए हैं जिस पर ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है। 2008 में जब एटीएस ने इसकी कार्रवाई शुरू की तो 2 हफ्ते में ही पहली गिरफ्तारी हुई। एटीएस ने दावा किया कि सबसे पहले जो सबूत मिले वो कॉल इंटरसेप्शन के ज़रिए मिले थे। जो कॉल इंटरसेप्शन किया गया था कर्नल पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय के बीच में, इन दोनों को जब कॉल इंटरसेप्ट या उनसे जब पूछताछ हुई तो इसमें राकेश धावड़े, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, ये तमाम नाम सामने आए और इसी के आधार पे एक एक करके गिरफ्तारियां हुई। जब इस मोटर बाइक की जांच की गई तो उसमें पहले MH15 ये मोटर बाइक का नंबर था, चेसिस नंबर को मिटाने की कोशिश की थी और जब मोटर बाइक का फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ तो उसमें इसके मूल जो मालिक था यानी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तक ये एजेंसी की जांच पहुंची। लेकिन साध्वी ने पहले दिन से कहा कि एक बाइक मेरे पास 1.5 साल से नहीं है, रामजी कालसंग्रा इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि ये इसी के आधार पे आप मुझे गिरफ्तार करते हैं। लेकिन बाद में जब जांच आगे बढ़ी तो अभिनव भारत संस्था का एक नाम आया। एटीएस की जांच में ये सामने आया, उन्होंने ये दावा किया कि अभिनव भारत ये संगठन बनी और जनवरी महीने से ही इस ब्लास्ट की तैयारियां हुई थी
पुणे, कर्नाटका, फरीदाबाद, भोपाल, इन सभी जगहों पर मीटिंग्स हुई। वहाँ पर इन्हें बम बनाने के प्रशिक्षण दिए गए और वहाँ पर आर्म्स की ट्रेनिंग भी दी गई। अब ये बम कैसे बनाया गया, तो कर्नल पुरोहित उसमें आते हैं। कर्नल पुरोहित का नाम एटीएस ने बताया कि जो RDX इस आईडी में इस्तेमाल हुआ था, वो कर्नल पुरोहित ने जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग करते समय प्रोक्योर किया और वो इन्हें दिया। ये सारे सबूत एटीएस ने जांच के समय इकट्ठा किए और कोर्ट में रखे, लेकिन इसको कोरैबोरेट करने के लिए कुछ तथ्य या कुछ और एविडेंस सामने नहीं आए, जिसकी वजह से एनआईए ने ये साफ माना कि कई लूप होल्स एटीएस की जांच में हैं। और यही दावा आरोपी भी करते आ रहे थे कि हमें इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, हिंदुत्व या हिंदू को बदनाम करने के लिए यूपीए की सरकार ये सब कर रही है। तो मतलब ये कहा जा सकता है गणेश ठाकुर कि पहले मुंबई पुलिस, उसके बाद एटीएस को जांच सौंपी गई और फिर जब एनआईए के पास जांच निकल कर आई तो ये अलग अलग एजेंसीज ने जिस तरीके से जांच की और एटीएस की जांच में जो खामियां एनआईए ने अपनी जांच में पाई है, उसी की वजह से इस वक्त ये आरोपी और इन आरोपियों का जो पक्ष है वो इस वक्त मजबूत नजर आ रहा है। गणेश, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल रोमाना, क्योंकि जहां दूसरी एजेंसी आती है और एक एजेंसी पे सवाल उठाती है, एटीएस की पूरी जांच पे सवाल उठाया कि एमसीओसीएस सैंक्शन जो लिया गया वो गलत था। एमसीओसीएस मामले में लगता नहीं है। इसमें 3 आरोपियों को छोड़ दिया गया, जिसमें श्याम कालसंगरा था, श्यामलाल साहू था, राकेश धावड़े और महातर के खिलाफ तो आर्म्स एक्ट के अंडर ही मामला चलाने के लिए खुद अदालत ने कहा। तो कई सारे लूप होल्स जहाँ पर जो गलतियाँ थी एटीएस की जांच में, वो एनआईए ने ही कोर्ट के सामने रखी और इसी वजह से एमसीओसी हटाया गया था। और एनआईए ने तो कुछ आरोपियों के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप करने के लिए कोर्ट में दलील भी रखी थी, लेकिन कोर्ट ने मान्य नहीं की। तो यही आधार बनता है और यही कॉन्फिडेंस इन आरोपियों को मिल रहा है कि जैसे अन्य 4 या 5 आरोपी छूटे हैं एमसीओसी में से, आज 7 आरोपी भी इस मामले से बाइज्जत बरी होंगे। और वही बात उनके आज बाइट्स में और उनके बॉडी लैंग्वेज से सामने दिख रही है रोमाना। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी।